सैनिक भाइयों नमस्कार। आज हम लोग जो अपना डीए का घोषणा होना था अभी तक नहीं हुआ है। जो या 2% हो, 3% हो या 4% हो, लेकिन आंकड़े के मुताबिक कितना आया हुआ है? 2.99%। कितना परसेंटेज कम हुआ? 0.01% का कमी हुआ। उसी का वजह से क्या हो गया? 2.99% आ रहे। उसी की वजह से यह सरकार बहुत देर कर रही है। मार्च में पूरा हो जा रहा था, अप्रैल 12 तारीख तक जो अरियर्स भी मिल रहा था, लेकिन अभी तक 2006 से लेकर 16 तक अपना लिए 125% तक डीए हुआ था। लेकिन अभी क्या है, जो पे कमीशन आने तक 62% या 60% होना बहुत मुश्किल हो रहे, आधा से कम हो रहे। क्या बोलने से सरकार अपना लिए डीए में कोई बढ़ोतरी नहीं दे रहे? क्यों बोलने से पे कमीशन में ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। 3% होने से कितना बेनिफिट मिलेगा? 2% होने से कितना मिलेगा? 4% देने से सरकार अपना लिए कितना बेनिफिट होगा? टेबल के साथ पूरा कैलकुलेशन के साथ पूरा जानकारी ले लेंगे। सबसे पहले देखना सिपाही साहिबान का OROP3 का मुताबिक उनका बेसिक 20,463 रुपीज़ है। उनको 3% डीए का डीआर मिलने से 613 रुपीज़ पॉइंट 89 पैसा तक एक महीने में बढ़ोतरी होगा पेंशन में। लेकिन टोटल डीए क्या हो जाएगा? जो टोटल डीए अमाउंट हो जाएगा 11,459.28 पैसा। उनका आकर जो पेंशन जनवरी महीने में टोटल आकर 31,922 रुपीज़ तक 17 साल सर्विस किया हुआ सिपाही साहिबान के लिए मिलेगा। लेकिन 2% देने से देखो, 2% सेम बेसिक के लिए 2% देने से 409 रुपीज़ पॉइंट 26 पैसा तक ही बढ़ोतरी होगा। इधर क्या होगा? 200 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। देख लेना आप लोग, एक 0.01% प्लस नहीं करने से अपना लिए 200 रुपये का नुकसान आ रहा है। उसके बाद नायक साहिबान 22 साल सर्विस किया वो होने से OROP3 का मुताबिक उनका बेसिक 23,569 है। लेकिन उनको 3% डीए के साथ कैलकुलेशन करने से एक महीने में बढ़ोतरी आकर 707 रुपीज़ पॉइंट 7 पैसा तक उनको एक महीने में बढ़ोतरी होगा। 56% डीए के साथ उनका टोटल डीए बन जाएगा 13,198 रुपीज़ पॉइंट 64 पैसा बन जाएगा। टोटल पेंशन कितना बनेगा देख लो, 36,767.64 रुपीज़ तक उनको जनवरी महीने का टोटल पेंशन बनना था 3% बढ़ोतरी होने से। उसके बाद हवलदार साहिबान 24 साल सर्विस किया होने से उनका बेसिक OROP3 का मुताबिक आकर 24,763 है। 3% का डीए का बढ़ोतरी होने से उनको एक महीने में जो पेंशन में बढ़ोतरी आकर 742 रुपीज़ पॉइंट 89 पैसा। 56% डीए के साथ टोटल डीए का अमाउंट बन जाएगा 13,867 है। उनका टोटल पेंशन आकर 38,630 रुपीज़ तक जनवरी महीने का बन जाएगा। लेकिन उनके लिए जो हवलदार साहिबान के लिए 2% मिलने से 468 रुपीज़ पॉइंट 64 पैसा का ही बेनिफिट मिलेगा। उसका बाद देखो, 24 ईयर सर्विस किया हुआ हवलदार साहिबान के लिए 495.26 पैसा 2% डीए मिलने से उतना ही बढ़ोतरी होगा एक महीने में। उसका बाद जो MSCP नायक सूबेदार 24 साल सर्विस करने से उनका बेसिक में सारी पेंशन में बढ़ोतरी आकर देखना 536.5 पैसा तक उनको मिल सकता है 2% होने से। जो 26 साल सर्विस किया वो नायक सूबेदार साहिबान के लिए 26,900 उनका बेसिक होने से 2% डीए का अमाउंट मिलने से 538 रुपीज़ तक ही उनको बेनिफिट मिलेगा। सूबेदार साहिबान
जो 28 ईयर सर्विस किया वो सूबेदार साहिबान के लिए बेसिक 30,175 होने से 2% मिलने से 603 रुपीज़ का ही उनका पेंशन में बढ़ोतरी होगा। टेबल भी है, देख लेना। इसी में आकर 3% से भी है और 4% से भी है। सिपाही साहिबान का 15 साल सर्विस करने से 20,325 रुपीज़ बेसिक है, उनको आकर 56% डीए होने से 11,382 रुपीज़। टोटल पेंशन 31,707 रुपीज़। वही 4% का बढ़ोतरी होने से उनका डीए का टोटल डीए का अमाउंट बन जाएगा 11,585 रुपीज़। टोटल पेंशन बन जाएगा 31,910 रुपीज़ .25 तक उनको मिल सकता है। नायक साहिबान का भी देख लेना। 22 साल सर्विस करने से उनका टोटल पेंशन कितना है और 4% से कितना है, 3% है, कितना है वो भी जानकारी ले सकते हैं। हवलदार साहिबान 18 साल सर्विस किया हुआ हवलदार साहिबान का उनका बेसिक आकार 23,432 रुपीज़। 3% का बढ़ोतरी होने से उनका डीए का अमाउंट बन जाता है 13,121 रुपीज़ .92। टोटल पेंशन आकर 3% डीए बढ़ोतरी होने से टोटल पेंशन बन जाएगा 36,553.92। वही 4% का बढ़ोतरी होने से 13,356 रुपीज़ .24 तक उनका डीए का टोटल डीए अमाउंट बन जाएगा। टोटल पेंशन आकर 36,788 रुपीज़ .24 तक उनका बन सकता है 4% मिलने से। लेकिन सरकार या 3 देगा, 2 देगा या 4 देगा, किसी को पता नहीं है अभी तक। हमारा आंकड़े बनना था 3%, लेकिन क्या हो गया, वो कंज्यूमर प्राइस में 0.01% का हमारे लिए लॉस आ गया। इसी की वजह से या 3 में है या 2 में है। उसका बाद देखो, जो ऑर्डिनरी नायक सूबेदार साहिबान 24 साल सर्विस करने से 25,738 रुपीज़ बेसिक है, उनको 3% बढ़ोतरी 56% डीए होने से 14,413 रुपीज़ .28 है। टोटल पेंशन बन जाएगा 40,151 है। वही 4% होने से 14,670 रुपीज़। टोटल पेंशन आकर 40,480 रुपीज़ तक उनको टोटल पेंशन मिल जाएगा। इसी तरह सूबेदार का है, सूबेदार मेजर का है, ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट का है, ऑर्डिनरी कैप्टन तक आप लोग आराम से जानकारी इसी टेबल में ले सकता है। Acknowledging not only its growing capabilities but also the expectations the world has of it. A critical moment in India's foreign policy came in 2015 when Foreign Secretary Jaishankar declared that India aspired to be a leading power rather than merely a balancing power. While India has been maintaining a fine balance between constructivism and realism and has even made strategic realignments like joining the Quad, the mood fact is that we are probably being subject to tokenism in reciprocation. Is there a case in point for us to look at assertive strategic autonomy in response, also at times referred to as strategic hedging? Do the actions like import of Russian oil, sale of weapons to selected countries which may impact military power balance in those regions, assertion on expectations from a good neighbor, are these pointing towards that? However, why are many of our efforts not reaching full fruition? When I look at answers to the questions, my first understanding is that, and it's always open to debate, probably we need to be even better than what we have already become. As Paul Coelho said in The Alchemist, when we strive to become better than we are, everything around us becomes better too. So the same sentiment is amply echoed in the Honorable Prime Minister's clarion call for Viksit Bharat 2047. Herein lies an opportunity for us to seek our rightful place in the emerging global security scenario. While the nation works along multiple lines of effort, we need to be mindful that in the security vertical, it is very easy to be drawn to the Thucydides trap. Globally escalating military budgets and global defense spending have surged to an all-time high of $2.4 trillion in 2023 as per SIPRI, which is more than the cumulative budget of UN for Sustainable Development Goals, that is SDG. Can we, as a nation with compelling requirements in the social sector, really afford to be drawn into this trap? At the same time, can we overlook the fact that we live in an extremely volatile neighborhood
as General Rawat said, when you have unsettled borders on north and your west, you don't know which side the battle will commence and where it will end. So you should be prepared for both sides. And today, the near absolute collusivity has further compounded the threat. So, while looking for strategic guidance or solutions in the military field, my thoughts naturally gravitate towards General Rawat, what he professed, whether it comes to thinking differently or some may say disruptively, seeking enhanced risk appetite, visualizing value of military-civil fusion, fostering a robust defense industry, or embracing technology.